सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, इससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, इससे आपको सफल होने के लिए नए विचार मिलेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इन्हीं पंक्तियों को हमारे इसरो ने साकार किया और चंद्रयान-3 की विजय गाथा को लिखा। हमारा चंद्रयान-3 विश्व को चाँद के उस हिस्से का दीदार कराएगा जो पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने भारत को गौरवान्वित किया हुआ है और चाँद पर जय हिंद किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार चौधरी आपका सिविल जॉब्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान-3 की पूरी विजय यात्रा को समझेंगे और अंतिम 17 मिनट के, जिन्हें 17 मिनट्स ऑफ टेरर के रूप में जाना जाता है, इस लैंडिंग प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन लैंडिंग प्रक्रिया को समझने से पूर्व हम देखेंगे कि इसने किस प्रकार से चाँद की सतह तक यात्रा की। इस वीडियो में हम प्रमुखतः इन 4 बिंदुओं पर ज़्यादा महत्व देंगे। इन 4 बिंदुओं को: चंद्रयान की विजय यात्रा, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया कैसी हुई और इस चंद्रयान-3 के उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हमारा बाहुबली, जिसे LVM-3 के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा प्रक्षेपण हुआ और प्रक्षेपण के बाद लगभग 1.5 महीने की यात्रा करते हुए यह चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंड हुआ। लेकिन इस LVM से हम इस विजय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। LVM भारत का सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है जो 3 चरणों वाला है। इसका पहला चरण ठोस ईंधन से युक्त होता है। ठोस ईंधन लगभग इसमें 205 टन जो है वह था और इसे S200 रॉकेट बूस्टर के नाम से जाना जाता है। ये जो 2 आपको बूस्टर्स दिख रहे हैं, ये बूस्टर्स इस रॉकेट का पहला चरण है जिसमें ठोस ईंधन भरा जाता है। लेकिन यह ठोस ईंधन जलने के बाद में यह ठोस ईंधन इस रॉकेट को नियंत्रित नहीं करता है। एक बार जल गया सो जल गया और वह ऊंचाई पर ले जाएगा। इसके पश्चात इस रॉकेट को नियंत्रित करने के लिए दूसरा चरण लिक्विड स्टेट इंजन होता है। यह लिक्विड स्टेट इंजन L110 के नाम से जाना जाता है। जो मध्य भाग आपको ये दिखाई दे रहा है, यह L110 वाला भाग होता है। इसमें द्रव यानी कि लिक्विड फ्यूल जो है वह भरा जाता है। इसमें लगभग 115 टन लिक्विड फ्यूल था। यह इसकी दिशा को नियंत्रित करता है और दिशा को नियंत्रित करने के पश्चात तीसरा चरण, जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, ये तीसरा चरण, जिसमें एक विशेष प्रकार का इंजन होता है जिसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में अत्यंत न्यून ताप पर जो है वो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया करके इसमें थ्रस्ट को उत्पन्न किया जाता है और ये जो हमारा सैटेलाइट है जो सबसे ऊपर था, इसे भू संक्रमणशील कक्षा में इसे स्थापित कर दिया जाता है। ये है हमारा क्रायोजेनिक इंजन। यहाँ पर इसमें लगभग 28 टन द्रव ऑक्सीजन एवं द्रव हाइड्रोजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा होता है। इस प्रकार से यह पृथ्वी की कक्षा में जो है सैटेलाइट को स्थापित कर दिया था और चंद्रयान-3 को इसी माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। कक्षा में स्थापित करने के बाद, है ना, इसमें जो सैटेलाइट है हमारा चंद्रयान-3 है, इसके कुल 3 नितभार है। इन नितभार की हम चर्चा करेंगे आज। इस सैटेलाइट का कुल वजन लगभग 3895 kg था। इसमें 3 नितभार है। नितभार का तात्पर्य होता है उस सैटेलाइट के अंदर हम क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें ले जा रहे हैं, है ना। लैंडर के भी अपने नितभार हो गए, है ना, और रोवर के भी अपने नितभार हो गए। लेकिन चंद्रयान-3 के कुल 3 नितभार है। पहला है प्रपल्शन मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल याद रखना है चंद्रयान-2 से इस प्रकार से अंतर करता है कि चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर था। याद रखना है चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर के स्थान पर प्रपल्शन मॉड्यूल था, है ना। चूँकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर आज भी कार्यरत है, इसीलिए हमें ऑर्बिटर की आवश्यकता नहीं पड़ी। किंतु प्रपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से कुछ ही ऊंचाई पर इसके चारों चक्कर लगाकर, याद रखना है, चंद्रमा की सतह से जो रिफ्लेक्शन आएगी तरंगों की, उन तरंगों के रिफ्लेक्शन का अध्ययन करके हमें जानकारी देते रहेगा। तात्पर्य ये है कि प्रपल्शन मॉड्यूल जो है वो सुदूर संवेदन तकनीक पर कार्य करेगा। जैसा हमारा
चंद्रयान फर्स्ट ने किया। सुदूर संवेदन तकनीक के आधार पर जो है हमने वहाँ पर उसका अध्ययन किया था और पानी की खोज की थी। ठीक उसी प्रकार से प्रपल्शन मॉड्यूल जो है सुदूर संवेदन के आधार पर चंद्रमा की सतह का निरंतर अध्ययन करते रहेगा, रेडिएशन का अध्ययन करते रहेगा और यह सिग्नल जो है वह पृथ्वी तक भेजेगा। इस ऑर्बिटर का यदि हमें आवश्यकता पड़ी ऑर्बिटर की, तो यह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की सहायता लेगा और ऑर्बिटर की सहायता से पृथ्वी पर संदेश को भेजने का काम करेगा। यही है हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम प्रपल्शन मॉड्यूल का था कि अच्छी तरीके से दिशा निर्देशन के साथ इस लैंडर को जो है चंद्रमा की कक्षा में जो है वह प्रवेश कराना था और लगातार इसका दिशा निर्देशन का कार्य करना था ताकि यह चंद्रमा की सतह पर आसानी से लैंड कर सके। यही है प्रपल्शन मॉड्यूल का मुख्य कार्य। अब आते हैं लैंडर। लैंडर का नाम से ही पता चल रहा है आपको कि लैंड करवाना, यानी कि लैंडर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि चंद्रयान 3 को जो है या हमारा जो सैटेलाइट है मुख्य नितभार जिसमें रोवर है, इसको चंद्रमा की सतह पर उतारना। और साथ में याद रखना है लैंडर में 4 नितभार है जिसमें कैमरेज वगैरह लगे हुए हैं। यह एक स्थान पर, याद रखना है लैंडर 4 पहियों वाला लैंडर है, इसके 4 पहिए हैं और इन 4 पहियों को चंद्रयान 2 के लैंडर से मजबूत बनाया है ताकि सतह पर लैंड करने के पश्चात उन शॉक्स को वह झेल पाए और एक जगह पर स्थिर हो पाए। चंद्रयान 2 से हमने इन्हीं चीज़ों को सीखा और मजबूत बनाया, है ना। चंद्रयान 2 से अगर हम चंद्रयान 3 को कंपेयर करें तो लैंडर को मजबूत बनाया गया है। साथ में याद रखना है लैंडर में चंद्रयान 2 में 5 मोटर लगाई गई थी, जबकि चंद्रयान 3 में 4 ही मोटर लगाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम अतिरिक्त ईंधन जो है वह वहाँ पर रख सके और चंद्रयान 3 यानी कि लैंडर जो है वो आसानी से बिना किसी समस्या के जो है वह चंद्रमा की सतह पर उतर पाए। तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में ये महत्वपूर्ण अंतर था कि इसमें 5 मोटर थे, इसमें 4 मोटर है। अतिरिक्त सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि किसी सेंसर्स की खराबी के चलते वह दूसरे सेंसर्स पर अपना कार्य करे। इसके अतिरिक्त लैंडर को चारों ओर से जो है याद रखना है इस लैंडर को चारों ओर से सोलर पैनल से कवर किया गया है ताकि इसका 1-2 भाग जो होंगे वो हमेशा जो है वो प्रकाशित क्षेत्र में रहे और ऊर्जा को प्राप्त करते रहे और ऊर्जा उस लैंडर को निरंतर मिलती रहे। रोवर की यदि हम चर्चा करें, इसका कुल वजन याद रखना है लैंडर का 1750 केजी है। रोवर की बात करें तो ये 6 पहियों वाला रोवर है। ये 6 पहियों वाला रोवर जिसकी कार्य अवधि जो है वह अभी तक 14 दिन मानी गई है पृथ्वी के मुकाबले, है ना। यानी कि चंद्रमा पर अगर हम बात करें तो इसका 1 दिन, तो 14 दिन तक जो है यह कार्य करेगा और चंद्रमा की सतह पर जो है उसके मिट्टी का अध्ययन करेगा, उसके चट्टानों का अध्ययन करेगा, है ना। इन सारी चीज़ों के लिए रोवर बना है। रोवर मूवेबल होगा, 6 पहियों वाला है, यानी कि यह घूमकर जो है सतह के अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर एक ही स्थान पर रहकर चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा। इन दोनों से प्राप्त सिग्नल को प्रपल्शन मॉड्यूल तक ले जाया जाएगा और प्रपल्शन मॉड्यूल से फिर यह धरती पर आएगा और एनालाइज करके इन सारे सिग्नल्स को फिर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। ये लैंडर था। अब चंद्रयान 3 के सफ़र को देख लेते, किस प्रकार से चंद्रयान 3 गया पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह पर। लॉन्चिंग हुई 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को। 15 से 25 जुलाई तक यह पृथ्वी की कक्षाओं को पूर्ण करता है, यानी कि याद रखना है हमने सीधा चंद्रमा की ओर जो है वह चंद्रयान 3 को नहीं भेजा है। इसके पीछे का कारण ये है कि भारत हमेशा से ही कम खर्च में उपलब्धि को हासिल करने की सोचता है और भारत ने यही किया, इसरो ने यही किया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करते हुए इसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे इसे दूर की ओर ले गए और लूनर ऑर्बिट में डाल दिया, यानी कि चंद्रमा की ओर इसे भेज दिया। तो ये कब तक चला? 15 से 25 जुलाई तक पृथ्वी की कक्षा को इसने लगभग 5 चक्कर जो है वो पूरे कर लिए। 25 जुलाई के बाद पृथ्वी से चंद्रमा की ओर जाने के लिए मार्ग को परिवर्तित किया गया ताकि यह चंद्रमा की ओर बढ़े और 1 अगस्त को
यान को ट्रांसलूनर कक्षा में भेज दिया गया। ये है ट्रांसलूनर कक्षा। इस ट्रांसलूनर कक्षा में इसने यात्रा की और 5 अगस्त को चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। ये इस कक्षा में, ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। इसके पश्चात धीरे 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 चंद्रमा की कक्षाओं को यह कम करते हुए चला गया, यानी कि 6 से 16 अगस्त के बीच यह यान इसकी कक्षा को कम करते हुए 153/163 की कक्षा में पहुंचा। फिर आया 17 अगस्त का महत्वपूर्ण दिन, जिस समय प्रपल्शन मॉड्यूल से जो है वह लैंडर को पृथक करना था। और लैंडर जो है वह 17 अगस्त को लगभग दोपहर के 1:30 बजे के आसपास जो है यह पृथक हुआ। और पृथक होने के बाद लैंडर आगे की ओर चंद्रमा की ओर चल पड़ा और प्रपल्शन मॉड्यूल जो है इसके चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहा है ना। तत्पश्चात हम देखें 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान उतरा। किंतु 6:04 की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो इससे पहले है ना 5:47 का 47 मिनट से लेकर 6:04 के बीच का यह सबसे भयावह स्थिति का समय है, जिस वक्त हमें चंद्रमा की लैंडिंग प्रक्रिया को करवाना था। आइए हम स्टेप वाइज समझते हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा पर लैंडिंग करवाई गई चंद्रयान 3 की। देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया पहले क्या होती है इसे समझते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का तात्पर्य होता है कि अंतरिक्ष यान को नियंत्रित गति से बिना नुकसान पहुंचाए सफलतापूर्वक उतारना था। देखिए, लैंडिंग की प्रक्रिया 2 तरीके की होती है, एक हार्ड लैंडिंग होती है और एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है। हार्ड लैंडिंग को कैप्सूल बनाकर, एक कवर बनाकर जो है वो सीधा चंद्रमा की सतह पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वह है ना ऊर्ध्वाधर रूप में जो है वह लैंड कराया जाता है। जबकि सॉफ्ट लैंडिंग में याद रखना है कि नियंत्रित गति से बिना नुकसान पहुंचाए सफलतापूर्वक उतारना है ना। तो हमारा उद्देश्य ही यही था, चंद्रयान 2 का उद्देश्य, चंद्रयान 3 का उद्देश्य ही यही था कि सॉफ्ट लैंडिंग हमें करवानी थी, क्योंकि आने वाले मिशन जो है हमारे वो मानव मिशन भी है, जहां पर उन्हें सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए किसी जगह पर उतारा जा सकता है। गगनयान हमारा वही है अभियान जो सॉफ्ट लैंडिंग के तहत जो है वह कराया जाएगा, है ना। इसीलिए सॉफ्ट लैंडिंग की परीक्षा थी हमारे लिए, उस परीक्षा में हम सफल हुए, है ना। नियंत्रित गति से बिना नुकसान पहुंचाए चंद्रयान 3 को हमने सतह पर उतारा। अब यह सतह पर इन 17 मिनट में याद रखना है, इन 17 मिनट में चंद्रयान 3 को उतारने के 4 चरण थे। पहला है रफ ब्रेकिंग स्टेज। रफ ब्रेकिंग स्टेज का अर्थ ये होता है कि चंद्रयान जो है उसकी कक्षा में अभी भी 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से था। अब इतनी स्पीड से अगर हम किसी चंद्रयान को, किसी यान को यदि उतारते हैं सतह पर, तो दिशा जो है वह अनियंत्रित हो सकती है और लैंडर जो है वह हमसे संपर्क तोड़ सकता है, लैंडर टूट सकता है ना। इसके संभावनाएं प्रबल होती हैं, इसीलिए इसकी गति को अचानक से कम किया जाता है। देखिए, हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे अगर हम खुरदुरा यदि रोड रहता है तो उसके अपोज में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो इस गाड़ी को रोकने का काम करता है। तो यही है रफ ब्रेकिंग स्टेज, यानी कि जिस दिशा में चंद्रयान लैंडर हमारा चल रहा है उस लैंडर की गति के विपरीत हमें थ्रस्ट को उत्पन्न करना है बहुत ज़्यादा, और 1.68 किलोमीटर की स्पीड को याद रखना है। हमें कहाँ तक ले जाना है? 350 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ले जाना, यानी कि 1680 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को 350 मीटर सेकेंड की स्पीड तक हमें लाना है। यही है रफ ब्रेकिंग स्टेज। और इस रफ ब्रेकिंग स्टेज में क्षैतिज रूप से जो हमारा लैंडर है वो लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, है ना। यानी कि ऐसे उतरेगा। अगर वो है, अगर ये ऊंचाई है, ये वाली सतह है, इस सतह पर लैंडर अभी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रफ ब्रेकिंग स्टेज शुरू होगा और रफ ब्रेकिंग स्टेज में यह धीरे 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 यह सतह अल्टीट्यूड को कम करते हुए लगभग क्षैतिज रूप से 720 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इस दौरान वह अपनी गति को भी कम करेगा, है ना। और इस स्टेज में लैंडर चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से 7.42 किलोमीटर की दूरी पर आया था और इस प्रक्रिया में लगभग 11.5 मिनट का समय लगा। लगभग याद रखना है 690 सेकंड का हमें यह समय
लगा। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 30 किलोमीटर से यह ऐसा चलना प्रारंभ हुआ। यहाँ से हमारा लैंडर क्षैतिज रूप से चलना प्रारंभ होता है और क्षैतिज रूप से चलकर जो है उसकी गति को नियंत्रित करते हुए यह कहाँ पर आया, याद रखिएगा 30 किलोमीटर से 7.42 किलोमीटर की दूरी पर आया। इसके पश्चात दूसरा है एटीट्यूड होल्ड। एटीट्यूड होल्ड है ना, दूसरा स्टेज कौन सा है, एटीट्यूड होल्ड। यह चरण लगभग 10 सेकेंड का है। इस 10 सेकेंड में हमें निर्धारित करना है कि चंद्रमा को किस प्रकार से, किस दिशा, चंद्रयान 3 को या लैंडर को जो है वो किस प्रकार से हमें जो है उतारना होगा इस 10 सेकेंड में, जिसमें लैंडर जो है वो लगभग 3.4 किलोमीटर की यात्रा क्षैतिज दूरी तय करता है और ऊर्ध्वाधर स्थिति में झुकता है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं झुकता है, याद रखना है। यहाँ से अब जो हमारा जो लैंडर है जो हॉरिजॉन्टल है, अब वो उसके पहिए जो है वो धीरे धीरे टिल्ट होना चालू हो जाएंगे और धीरे धीरे टिल्ट होना यदि चालू होते हैं तो याद रखना है यह 10 सेकेंड में यहाँ तक की दूरी तय कर लेता है, यानी कि वो 7.4 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक आता है, 6.8 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। अब तीसरा स्टेज जो होता है वो फाइन ब्रेकिंग स्टेज होता है। ये समझना है, फाइन ब्रेकिंग का ही अर्थ होता है कि हमें शार्प तरीके से जो लैंडर है उस लैंडर की गति को अब लगभग शून्य तक लाना है ताकि वह वर्टिकली लैंड कर पाए। अब तक यह क्षैतिज दूरी पर आ रहा था, देखिए यह क्षैतिज दूरी को तय करते हुए आ रहा था। अब हमें इस मोड में क्या करना है, फाइन ब्रेकिंग में, इस फाइन ब्रेकिंग में याद रखना है वह 6.8 किलोमीटर से, याद रखना है 6.8 किलोमीटर की दूरी से वर्टिकली जो है वह 1300 मीटर की दूरी पर आ जाएगा, यानी कि चंद्रमा की सतह से इसका अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 1300 मीटर से लेकर 800 मीटर तक हो जाएगा। तो ये फाइन ब्रेकिंग स्टेज है और इस स्टेज में लगभग हमें वेलोसिटी 0 तक ले जानी है, यानी कि धीरे 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 करते हुए यहाँ तक लेके आना है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को लगभग कितने सेकंड लगे, 175 सेकंड का समय लगा। अब यहाँ पर आने के पश्चात हमारा जो ये लैंडर है वो लगभग सीधी दिशा में यहीं पर आ जाएगा, पूर्ण रूप से यह वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। कितनी ऊंचाई पर, अल्टीट्यूड पर, 0 से सतह से जो है वह 1300 से 800 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। जैसे ये पहले फेज में ये यहाँ से ऐसा गया, लगभग 720 किलोमीटर की यात्रा उसने तय की और चंद्रमा की सतह से इसकी ऊंचाई जो थी वह यहाँ पर कितनी आ गई, 7.42 किलोमीटर। फिर यहाँ से 10 सेकेंड का यह चरण जिससे चंद्रमा की सतह से दूरी कितनी रह गई, 6.8 किलोमीटर है ना, यहाँ पर यह दूरी रहेगी। फिर इसके पश्चात तीसरा फाइन चरण आता है, वो यहाँ तक आता है और यहाँ पर लैंडर जो है वो पूर्ण रूप से वर्टिकल होता है और इसकी स्पीड वेलोसिटी जो है वह पूर्ण रूप से 0 हो जाती है। यहाँ से चंद्रमा की सतह से इस लैंडर की जो हाइट है वो 1300 से 800 मीटर पे रही थी, 800 मीटर तक रही। ठीक है, ये 3 चरण कंप्लीट हुए और उसके बाद था टर्मिनल डिसेंट। ये टर्मिनल डिसेंट में अब हमें हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करना है बल्कि वर्टिकल डायरेक्शन में उस लैंडर को जो है वह चंद्रमा की सतह पर लाना है। अब महज जो है याद रखना है 800 मीटर की दूरी है और इस 800 मीटर की दूरी से इसे वर्टिकली याद रखना है 150 मीटर की ऊंचाई पर लाना था। अब समझते हैं 150 मीटर की ऊंचाई पर क्यों लाना था। 150 मीटर की ऊंचाई पर इसलिए लाना था क्योंकि 150 मीटर की ऊंचाई पर रहकर यहाँ पर लगभग 22 सेकेंड का होल्डिंग पीरियड रहता है, यानी कि चंद्रमा यहाँ पर लैंडर जो था हमारा वो लगभग 22 सेकेंड तक जो है यहाँ पर रुकेगा और 22 सेकेंड रुककर यह सतह को स्कैन करेगा और देखेगा कि कौन सी सतह पर मुझे उतरना है। इन 22 सेकेंड में उसे तय करना है। इस 22 सेकेंड में अगर वह तय कर लेता है कि यह सतह अच्छी है तो वह उतरेगा आगे की ओर, अन्यथा और 2-3 मिनट का समय लेकर जो है और 2-4 सेकंड का समय लेकर वह अन्य जगह पर उतरने की कोशिश करेगा, यानी कि दाएं बाएं खिसक कर उसे उतरने की कोशिश करेगा। यहाँ पर 150 मीटर पर याद रखना है 22 सेकंड का होल्डिंग पीरियड रहता है, यानी कि वह अपने आप को वहाँ पर होल्ड करके रखता है और फिर 150 की दूरी तय होती है 0 मीटर पर और हमारा चंद्रयान लैंड करता है और हमने वो कारनामा करके दिखा दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, यानी कि हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। प्रयास बहुत किए, हमसे पहले इजराइल ने भी किया, लूना 25 पता चला
है ना, 21 तारीख से पहले ही क्रैश हो गया था, है ना, लेकिन भारत ने अपने दूसरे प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग को सफल कराया और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। अब ऐसा क्यों, दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों? इसके बहुत कारण हैं। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पहली बात तो वो उस साइड में है जो पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता और जहाँ पर सूर्य प्रकाश जो है वो नगण्य रूप में है, लगभग न के बराबर है। आज तक जितने भी मिशन हुए वो विषुवतीय प्रदेश के आसपास हुए, यानी कि चंद्रमा के भूमध्य के पास हुए, भूमध्य रेखा के पास हुए। ये आसान होता है वहाँ पर उतारना, रोशनी होती है ना। जबकि अगर ध्रुव की बात करें तो ध्रुव पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर जमी हुई बर्फ हो सकती है और फ्रोज़न स्टेट में कोई भी चीज़ जो है वो अपने अतीत की चीज़ों को संजो कर रखती है। तो इससे वैज्ञानिकों को ये बल मिलेगा कि प्राचीन अवशेष किस चीज़ के मिल सकते हैं, है ना, प्राचीन चीज़ें वहाँ पर संजो कर रखी हुई हो सकती है प्रकृति के द्वारा। उन चीज़ों को हमें जानने में मदद मिलेगी और मिट्टी के अध्ययन से हमें वहाँ के खनिज संसाधनों का भी पता चलेगा, है ना। इन सारे उद्देश्यों को लेकर याद रखना है हम चंद्रयान 3 को जो है वह सफल कराना, है ना। देखते हैं कि चंद्रयान 3 के आखिर उद्देश्य क्या थे। पहला कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था। अब सॉफ्ट लैंडिंग क्यों करवाना था? क्योंकि हमें आगे के मिशन जो है वह सफल करवाने थे। यदि हम चंद्रयान फर्स्ट की बात करें या मंगलयान की बात करें तो ये दोनों ही हमारे ऑर्बिटल मिशन थे, यानी कि यह सुदूर संवेदन की तकनीक पर दूर से ही इनकी सतह का अध्ययन करेंगे, है ना। रमन इफेक्ट से प्रभावित होता है सुदूर संवेदन, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। चंद्रमा पर रोवर को पहुंचाना, यह हमारा दूसरा उद्देश्य था, यानी कि रोवर की चहलकदमी करवाना थी हमें चंद्रमा पर। और तीसरा, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना था। इन सीटू का अर्थ होता है उसी स्थान पर, एक होता है एक सूटो यानी कि बाहर, इन सूटो होता है एक ही स्थान पर, स्वस्थान है। क्या होता है? स्वस्थान, यानी कि चंद्रमा पर ही रहकर चंद्रमा की सतह के अध्ययन करना है, चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करना है, यानी कि वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना हमारा उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य से हमारे यहाँ पर जो है धरातल पर क्या प्रमुख परिवर्तन होगा, इन्हें भी देखना होगा। तो भारत दुनिया को अपनी क्षमता दिखाएगा। दूसरा, भारत कम खर्च में ही लॉन्च करने की स्किल से डेवलप होगा और अंतरिक्ष बाजार हमारे लिए खुल जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष बाजार याद रखना है अरबों डॉलर का है और इस अंतरिक्ष बाजार में हमारी मौजूदगी और भी मजबूत होगी। आज भी हम स्वदेशी जो उपग्रह बनाते हैं, स्वदेशी प्रमोचन यान हमने बनाया, हम क्रायोजेनिक इंजन जो है वह स्वदेशी निर्मित हो चुका है, यानी कि लगभग अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। हमारे पास वो सब कुछ चीज़ें हैं जिससे हम किसी चीज़ को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। हमारे पास एक कमी थी सॉफ्ट लैंडिंग की, जो चंद्रयान 3 ने भी पूरी कर दी। इस प्रकार से देखें तो हमारे उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो गए हैं और अगले 14 दिनों तक रोवर वहाँ पर रहकर जो है हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जो भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा, है ना। आशा है कि आप इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो है वो पूर्ण रूप से लैंडिंग की प्रक्रिया को समझ पाए होंगे, है ना। रफ ब्रेकिंग स्टेज क्या होता है, एटीट्यूड होल्ड स्टेज क्या होता है, फाइन ब्रेकिंग स्टेज क्या होता है और टर्मिनल डिसेंट स्टेज क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना होगा। और MPPSC के पेपर 3 में यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका अध्ययन आपको करना होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में लैंडिंग की प्रक्रिया को समझाना होगा, है ना। LVM 3 को आपको समझना होगा, है ना। बाहुबली को समझना होगा, है ना। प्रज्ञान नाम दिया गया है रोवर का, है ना, याद रखना है। और विक्रम लैंडर है, विक्रम जो विक्रम साराभाई के नाम पर, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र के, है ना, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिन्होंने ही इसरो की आधारशिला रखी, उनके नाम पर ही विक्रम लैंडर रखा गया है, याद रखना है इन सारी चीज़ों को। तो ये चारों फेजेस याद रखना है आपको, है ना। और प्री के लिहाज से, प्री की दृष्टिकोण से देखें तो ये सारी तिथियां भी आपको याद रखना है इन सारी चीज़ों के बारे में। लैंडिंग, है ना, 17 मिनट्स ऑफ टेरर के रूप में आपको भी ये भी देखना है क्या होता है। सत्र, अंतिम सत्र भयावह स्थिति, अंतिम 17 मिनट की भयावह स्थिति क्या होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये भी याद रखना है आपको, है ना। तो ठीक है, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हमने सब कुछ समझा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ रोचक तथ्यों के साथ। धन्यवाद।